आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 8। कह रहा है डब्लू भार की एक असमान छड़ को, छड़ सब जगह बराबर मोटी नहीं है, डब्लू भार की एक असमान छड़ को उपेक्षणीय भार वाली दो डोरियों से चित्र में दर्शाए अनुसार लटकाकर विरामावस्था में रखा गया है। तो ये दो डोरी बांधी गई हैं, एक डोरी ये है, एक डोरी ये है, और असमान भार की ये छड़ है जिसका भार डब्लू है। चूँकि असमान भार है यानी सब जगह बराबर नहीं है, इसलिए डब्लू को बीच में न लिख करके एक तरफ किनारे लिखा गया है। कह रहा है डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बने कोण क्रमशः 36.9 डिग्री एवं 53.1 डिग्री है। तो ऊर्ध्वाधर ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इनसे जो कोण बने हैं, एक तरफ 36.9 डिग्री है, एक तरफ 53.1 डिग्री है। ये कोण बने हुए हैं। छड़ की लंबाई 2 मीटर है। छड़ के बाएं सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी d ज्ञात कीजिए। तो बायां सिरा ये है, यहाँ से गुरुत्व केंद्र की दूरी अगर d है, जहाँ पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण g काम कर रहा है, तो उसकी दूरी हमको बताना है। तो जिस प्रकार से दिया गया है वैसे ही हम लोग करते चले जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने फिगर बनाया है, तो पहले फिगर को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक लट्ठा ये है, एक लट्ठा ये है, मतलब एक कोई पोल ये है, एक पोल ये है। ये धागे से, रस्सी से या धागे से धागा जिसका द्रव्यमान रहित धागा कह रहा है यानी द्रव्यमान नहीं है, उससे इस छड़ को ऐसे लटकाया गया है। तो एक धागा ये बांध दी गया, एक धागा ये। तो हमने पढ़ा है कि जो धागा बांधा गया है उसमें तनाव के कारण ये रस्सी, ये धागे में तनाव के कारण ये छड़ यहाँ पर रुकी हुई है। तो इधर रस्सी के तनाव T1 है, इधर रस्सी का तनाव T2 है। दिशा छड़ से दूर की ओर होगी। जैसा हमने पढ़ा है कि कोई पिंड रस्सी से टांगते हैं तो तनाव बल पिंड से दूर की ओर होता है। पीछे क्वेश्चन किया था तो उसी प्रकार से दूर की ओर हमने तीर लगा दिया है। अब देखिए ये कोण 36.9 डिग्री है। इसको डाट डाट करके अगर यहाँ मिला देंगे तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। किसी भी त्रिकोण में, किसी भी ट्रायंगल में सारे कोण मिला करके 180 डिग्री होते हैं। तो अगर हमको ये कोण निकालना हो तो ये जो दोनों जोड़ दें, 36.9 प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये वाला कोण हमको निकालना है, ये पता नहीं है, तो थीटा बराबर 180। तो ये थीटा की वैल्यू निकल आएगी। इसने निकाला है 53.1 डिग्री। इसी प्रकार इधर देखें तो ये 53.1 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण निकालना हो तो 90 डिग्री प्लस 53.1 डिग्री प्लस थीटा डिग्री बराबर 180। टोटल तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये थीटा निकल आएगा, ये वाला निकाला तो निकल के आया 36.9 डिग्री। अब हमने आपको बताया है कि पास में कास सामने साइन, तो ये थीटा अगर ये है 53.1 डिग्री, तो ये पास में है, ये सामने है। तो ये पास में कास, तो T1 कास 53.1 डिग्री। ये सामने साइन इसके 90 डिग्री पर। इस रेखा के कहें या इस तनाव के दो घटक हमको लिखना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। ये कोण है तो पास में कास सामने साइन,
T1 साइन 53.1 डिग्री। इसी प्रकार से ये कोण है पास में काश तो T2 काश 36.9 डिग्री, सामने साइन तो T2 साइन 36.9 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने घटक बना दिए। 2 मीटर लंबी ये छड़ है, ये गुरुत्वीय केंद्र है CG, यहाँ पर W पूरा भार काम करेगा। ये A से C तक की दूरी ये D है, पूरा उसी तरह लिख दिया है। ये A डैश है, ये B डैश है, ये O डैश है, ये O है, सारे पॉइंट हमने लिख दिए। अब एक एक चीज को हम समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो छड़ का भार W, छड़ की लंबाई 2 मीटर। माना AB की एक असमान छड़ को, ये AB ये A से B तक लंबाई की असमान छड़ जो डोरियों OA तथा OB से लटकी है, OA तथा OB, यहाँ पर O डैश लिखा है, O डैश B होना चाहिए, O डैश B से लटकी है, स्थिर अवस्था में है, चल फिर नहीं रही, स्थिर है। दिया है कोण AOA डैश बराबर 36.9 डिग्री, AOA डैश 36.9 डिग्री। कोण OAA डैश बराबर 90 माइनस 36.9 डिग्री हो जाएगा, तो 53.1 डिग्री बचेगा। उसी प्रकार से जैसे हमने बताया था, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 में ये वाला घटा दिया तो ये कोण निकल आया, क्योंकि पूरे कोण 180 डिग्री होते हैं। कोण BO डैश B डैश, कोण BO डैश B डैश 53.1 डिग्री बीच वाला माना जाता है। तो कोण O डैश BB डैश, तो 90 में ये घटा देंगे तो आ जाएगा 36.9 डिग्री। तो इस प्रकार से सारी प्रक्रिया लिखी जा चुकी है। अब कह रहा है कि माना T1 तथा T2 डोरियों OA तथा OB के तनाव है। तो T1 डोरी OA, T2 डोरी O डैश B, फिर गलत किया, के तनाव है। छड़ के बाएं सिरे A से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी D है। बाएं सिरे A से इस छड़ के गुरुत्व केंद्र की दूरी D है, जैसा फिगर में दिखाया गया। अब देखिए इस सिस्टम पर विभिन्न बल आरोपित होते हैं, तो कौन कौन से बल लगेंगे वो हम लिख ले रहे हैं। पहली डोरी में तनाव T1 डोरी के अनुदिश ऊपर की ओर कार्य करता है। तो तनाव जैसा कि हमने आपको बताया था कि जहां भी जिस पिंड पर लगता है उससे दूर की ओर होता है, तो ऊपर की ओर देखिए ये काम करता है। चूंकि छड़ डोरी को नीचे की ओर दबाती है, इसलिए तनाव ऊपर की ओर कार्य करता है। तनाव को इसके क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos 53.1 डिग्री तथा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कंपोनेंट T1 sin 53.1 डिग्री में विभाजित किया जा सकता है, जैसा यहाँ पर विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए इसी एंगल के आधार पर विभाजित किया है। यहाँ पर हमने एंगल चेंज किया है, तो ये T1 sin 53.1 डिग्री, T1 cos 53.1 डिग्री, जैसा यहाँ पर लिखा गया है। दूसरी डोरी में तनाव T2 के क्षैतिज अवयव तथा ऊर्ध्वाधर अवयव यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तथा वर्टिकल कंपोनेंट क्रमशः T2 cos 36.9 डिग्री तथा T1 sin 36.9 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए T2 sin 36.9 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट, T2 cos 36.9 डिग्री हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक। अब आगे देखिए, कह रहा है छड़ का भार W नीचे की ओर कार्य करता है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, तो गुरुत्व बल नीचे की ओर काम करेगा और T बराबर W बराबर mg होता है। तो m हमारा सामान्य बल है, mg हमारा गुरुत्व बल या भार है, तो नीचे को काम करेगा।
तो निकाय साम्य अवस्था में है, अर्थात निकाय पर कुल बल शून्य है। इसका अर्थ है कि विभिन्न बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसलिए क्षैतिज बल तथा ऊर्ध्वाधर बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये अपने स्थान पर रुकी हुई है छड़, यानी संतुलित अवस्था में है। तो जो क्षैतिज बल है वो ऊर्ध्वाधर बल को संतुलित करेंगे, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर T1 cos 53.1 डिग्री बराबर T2 cos 36.9 डिग्री। तो T1 cos 53.1 डिग्री ये क्षैतिज इसको बैलेंस करेगा, ये वाला इसको। तो T2 cos 36.9 डिग्री ये बल इस बल को निरस्त करेगा और दोनों बराबर होंगे, तभी ये छड़ यहाँ रुकी है। इसलिए T1 cos 53.1 डिग्री T2 cos 36.9 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले कुल बल। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर लग रहा है T1 sin 53.1 डिग्री T2 sin 36.9 डिग्री। तो T1 sin 53.1 डिग्री प्लस T2 sin 36.9 डिग्री ये पूरे ऊपर वाले बल हो गए। अब नीचे की ओर W लग रहा है तो इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए T1 sin 53.1 डिग्री प्लस T2 sin 36.9 डिग्री बराबर W। ऊपर वाला नीचे वाले को पूरा बैलेंस किए है, इसीलिए छड़ इस जगह रुकी है। क्षैतिज वाले एक दूसरे को बैलेंस किए हैं तो ये दोनों बराबर हो गए। ऊर्ध्वाधर वाले यानी वर्टिकल वाले एक दूसरे को बैलेंस किए हैं, इसलिए ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया गया T1 sin 53.1 डिग्री प्लस T2 sin 36.9 डिग्री बराबर W। तो A के परितः बलागुण, अब A के परितः अगर हम बलागुण ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे? तो A के परितः अगर हम बलागुण निकालें तो ध्यान दीजिए इस A के परितः, इस बिंदु के परितः, तो बलागुण बराबर होता है लंबवत दूरी गुणे लगाया गया बल। तो अगर इसके कारण T2 sin 36.9 डिग्री के कारण देखें तो यहाँ से लंबवत दूरी 2 है, तो 2 गुणे T2 sin 36.9 डिग्री हो जाएगा। और अगर इस W के कारण देखें तो लंबवत दूरी D है और ये बल W लग रहा है, तो D गुणे W हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इस A बिंदु पर निकालना है तो A बिंदु पर बलागुण बराबर बल की लंबवत दूरी गुणे बल। तो लंबवत दूरी यहाँ से ये देखिए 90 डिग्री पर है, तो लंबवत दूरी 2 मीटर गुणे T2 sin 36.9 डिग्री, यही बल या तनाव एक ही बात है। तो एक ये हो गया, दूसरा बल यानी ये भार है, भार गुणे लंबवत दूरी D हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए T2 sin 36.9 डिग्री गुणे लंबवत दूरी 2 मीटर है, ये बराबर हो गई लंबवत दूरी D गुणे भार W के। क्योंकि बल युग्म जो होता है वही बलागुण उत्पन्न करता है, तो बल युग्म एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बराबर किया गया। तो इस तरीके से T2 बराबर आ गया WD/2 sin 36.9 डिग्री। समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण 2 हमारा ये निकल के आया है ये, और 3 ये आ गया है। तो समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा, T2 की जगह वैल्यू रख देंगे, तो T1 sin 53.1 डिग्री बराबर W माइनस ये इधर आ जाएगा, तो T2 sin 36.9 डिग्री बराबर W माइनस ये T2 की जगह T2 sin 36.9 डिग्री में 2 इधर चला जाएगा, तो WD/2 हो जाएगा।
तो T2 साइन 36.9 की जगह WD/2 रख दिया है सीधा सीधा। ये इधर आएगा तो इधर इतना बचेगा। अथवा T1 बराबर, अब ये इधर आएगा तो W/, ये W कॉमन हो जाएगा, W तो ब्रैकेट में बचेगा 1 - D/2 और ये नीचे आ जाएगा साइन 53.1 डिग्री। समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 तथा 4 से T1 तथा T2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 तथा 4 से इस समीकरण 1 में T1 T2 की वैल्यू रखेगा। तो यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू उठा के रखा है ये वाली, तो ये रख दिया W1 - D/2 साइन 53.1 डिग्री cos 53.1 डिग्री बराबर, इधर T2 की वैल्यू रखा है ये वाली उठा के WD/2 साइन 36.9 डिग्री डॉट cos 36.9 डिग्री, ये पहले से ही है। T2 उठा के रखा, इधर T1 उठा के रखा। तो ये पूरा जब सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा 1 - 0.5 D बराबर 0.8870 D। सॉल्व करेंगे तो D बराबर आ जाएगा 72.1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने D निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक कार का भार 1800 किलोग्राम है, इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है, इसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है, समतल धरती द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पीछे पहियों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। कह रहा है गुरुत्व केंद्र के पड़ता है आघूर्ण 0 है। तो जो जो दिया गया है उसको उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कार का कुल द्रव्यमान दे दिया है 1800 किलोग्राम। अब कह रहा है कि इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी, मतलब आगे वाले पहिया और पीछे वाले पहियों के बीच की दूरी, जो धुरा लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी 1.8 मीटर है। इसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है, मतलब पूरा उसका भार अगली वाली धुरी से 1.05 मीटर पर पीछे काम कर रहा है। तो कह रहा है माना m तथा 900 - m आगे तथा पीछे के पहियों का द्रव्यमान है। तो कुल द्रव्यमान 900 किलोग्राम है। तो ये माना जा रहा है कि आगे वाले, कह रहा है कि माना m तथा 900 - m आगे तथा पीछे के पहियों का द्रव्यमान है। कार का कुल द्रव्यमान 1800 किलोग्राम है और पहिया धुरा सहित, कह रहा माना m तथा 900 - m आगे तथा पीछे के पहियों का द्रव्यमान। तो कार का कुल द्रव्यमान मान लिया, कह रहा है 1800 किलोग्राम है और हमने मान लिया कि 900 किलोग्राम आगे तथा पीछे वाले पहियों का द्रव्यमान है। तो अगर आगे वाले पहियों का द्रव्यमान m है तो पीछे वाले का 900 - m हो जाएगा। अगर आगे और पीछे दोनों जो 4 पहिया लगे हैं सबका द्रव्यमान 900 किलोग्राम हो तो अगली धुरी से गुरुत्व केंद्र की दूरी 1.05 मीटर है। तो पिछली धुरी से गुरुत्व केंद्र की दूरी कितनी होगी? आगे और पीछे वाली धुरी 1.8 मीटर पे है, तो अगली धुरी से दूरी 1.05 मीटर है, तो पिछली वाली से 1.80 में ये घटा दें तो आ गया 0.75 मीटर। तो पीछे वाले धुरा से गुरुत्व केंद्र की दूरी 0.75 मीटर होगी। ये चीज निकल करके आई। तो गुरुत्व केंद्र के पड़ता बल आघूर्ण लेने पर, तो अब अगर गुरुत्व केंद्र के पड़ता बल आघूर्ण ले तो अगले वाले पहिए का क्या होगा? तो अगले वाले पहिए का द्रव्यमान m है, तो m गुणे अगले वाले पहिया, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, गलती ना हो, ये आगे वाले पहिया मान लीजिए इस तरह लगे हुए हैं, ये पहिया लगा है, ये पहिया लगा है, ये पहिया लगा है और ये पहिया लगा है। अब आगे वाले पहियों से गुरुत्व केंद्र की दूरी 1.5 है, यहाँ पर है,
1.05 मीटर, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी निकल के आई है 0.75 मीटर। अब देखें ये धुरा है, तो धुरा से कोण 90 डिग्री है। हम लंबवत दूरी ही लेते हैं, गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है। तो गुरुत्व केंद्र से जो लंबवत दूरी है यही लिया जाता है बल आघूर्ण के लिए। तो बल आघूर्ण के लिए ये द्रव्यमान मान लीजिए इनका m है और इसका 900 माइनस m है, ये हो गया। ये द्रव्यमान नहीं भार है, भार है, ध्यान दीजिए, वेट, वेट है, वेट होगा। क्योंकि यहां पर देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, यहाँ पर मास है, मास ये दिया है कुल द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए अगर हम गुरुत्व केंद्र पर लगने वाले गुरुत्व केंद्र के परितः बल आघूर्ण निकालें इसके, तो दूरी कितना है 1.05 है इसकी, तो 1.05 हो गया लंबवत दूरी गुणे द्रव्यमान m है तो m। हालांकि बल गुणे लंबवत दूरी गुणे बल होता है, तो यहाँ पर बल नहीं तो भार लिया जाएगा mg, लेकिन इधर भी g होगा, इधर भी g होगा तो कट जाएगा। वैसे नियमतः mg लेना चाहिए था, भार या बल गुणे लंबवत दूरी। पहले लंबवत दूरी होती है लंबवत दूरी गुणे भार या बल, तो ये लंबवत दूरी गुणे भार या बल, तो mg होना चाहिए। वो अलग बात है कि ये g और g कट जाएंगे, लेकिन हमें काम नियमतः करना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया m, गुणा कर दिया तो आ गया 1.05 m प्लस इसका गुणा किया तो इसमें किया तो 0.75 m बराबर, अब ये इधर आ गया, ये पूरे को गुणा करके इधर ले जाएगा, इसको इधर ले आए तो माइनस वाला प्लस में हो गया और ये इधर ही रहेगा, तो 900 गुणे 0.75 हो गया। तो यम आ गया गुणा करने पर 375 किलोग्राम आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए जी भी रहेगा, इसने नहीं लिखा क्योंकि लंबवत दूरी गुणे बल होता है, तो यहाँ बल नहीं है तो भार लेंगे, क्योंकि बल F बराबर ma होता है और W बराबर mg होता है। तो यहाँ पर भी त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट, तो एक की जगह दूसरे को रख सकते हैं, बात ध्यान देना। तो ये भार द्रव्यमान आ गया 375 किलोग्राम, यानी आगे वाला जो हमारा पहिया है उसका द्रव्यमान आ गया 375 किलोग्राम। अब 900 में m घटा दें अगर तो आ जाएगा 525 किलोग्राम, यानी पीछे वाले पहियों का द्रव्यमान आ गया 525 किलोग्राम। तो प्रत्येक अगले वाले पहिए का भार W1 कितना होगा, m1g हो जाएगा। तो W1 हो गया 375 गुणे g की वैल्यू 9.8 होती है, तो आ गया 3675 न्यूटन, ये आ गया। तो आगे प्रत्येक अगले वाले पहिए का भार कितना हो जाएगा 3675 न्यूटन। अब ध्यान दीजिए जो प्रत्येक अगले वाले पहिया है उससे समतल धरती द्वारा लगाया गया है बल। अब जाहिर सी बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो अगर 3675 न्यूटन धरती पर लगेगा भार, तो धरती भी उस पर ऊपर की ओर बल लगाएगी विपरीत दिशा में, तो 3675 न्यूटन ही होगा। तो इसीलिए प्रत्येक अगले पहिए पर समतल धरती द्वारा लगाया गया बल बराबर प्रत्येक अगले पहिए द्वारा समतल धरती पर लगाया गया बल W1 के बराबर होगा, तो ये भी 3675 न्यूटन ही होगा। अब देखिए प्रत्येक पिछले पहिए का भार W2 बराबर m2g हो जाएगा, तो W2 बराबर 525 निकाला है, तो 525 गुणे गुरुत्वीय त्वरण 9.8 का गुणा किया तो आ गया 5145 न्यूटन। इसलिए प्रत्येक पिछले पहिए पर समतल धरती द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा प्रत्येक पिछले पहिए द्वारा समतल धरती पर लगाया गया बल W2, तो ये आ जाएगा 5145 न्यूटन।
तो इतना जो है लगेगा बल। तो ये हमने 9वां क्वेश्चन कर लिया। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि किसी गोले का इसके किसी व्यास के परितः जड़त्वागुण 2mr²/5 है। गोले का बता दिया है, व्यास के परितः यानी डायमीटर के लांग जो है इसका जड़त्वागुण है। डायमीटर के लांग या व्यास के परितः कह रहा है जहां m गोले का द्रव्यमान एवं r इसकी त्रिज्या है। गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा के परितः इसका जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए। तो पहला ए वाला देखते हैं, फिर बी वाला देखेंगे। देखें यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़त्वागुण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष तथा दिए गए अक्ष के समांतर किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण ICM यानी सेंटर ऑफ मास या गुरुत्व केंद्र है, वह द्रव्यमान केंद्र वह पिंड के द्रव्यमान m व दोनों अक्ष के मध्य लंबवत दूरी आर्ग के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। ये पहले जो NCERT थी उसमें है। तो I सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र प्लस mr² यानी ये रेडियस है, इससे यहाँ तक की दूरी। अगर स्पर्श रेखा पर हम गुरुत्व जड़त्वागुण निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला होता था पहले जो NCERT थी। अब चेंज हो गया है तो नियमतः तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछा है तो हम लोग करेंगे। तो कह रहा है देखिए कि व्यास के परितः डायमीटर के परितः जो जड़त्वागुण है वो mr²/5 है और स्पर्श रेखा के परितः निकालना है। और एक ये हिंट दे दिया है कि स्पर्श रेखा के परितः है तो I गुरुत्व केंद्र है वो द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक प्रमेय है उसको ये बता रहा है कि यहाँ पर समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार ऐसा लिखा जाता है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे। तो देखिए कह रहा है कि माना दिए गए गोले का व्यास AB है, AB व्यास AB के परितः जड़त्वागुण IAB बराबर 2/5 mr² है, mr²/5 नहीं, तो 2/5 mr² हो गया। अब समांतर अक्षों की प्रमेय से यही लगा देंगे। तो ICD इस अक्ष के परितः तो ICD = IAB प्लस mr², जैसा यहाँ बताया है वैसे लिख देंगे। तो IAB हमारा 2/5 mr² है प्लस mr² तो आ गया 7/5 mr²। इस CD स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वागुण। तो अब देखिए कह रहा है लंबवत अक्षों की प्रमेय। अभी ये समांतर अक्षों की प्रमेय से है। अब लंबवत अक्षों की प्रमेय किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण उसके तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों जिनके कटान बिंदु से प्रथम अक्ष गुजरता है के परितः जड़त्वागुण के तुल्य होता है। तो अब यहाँ पर देखिए अभी हमने समांतर अक्ष के परितः पढ़ा, अब लंबवत अक्ष के परितः। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो एक्स वाई अगर प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन पर अगर जड़त्वागुण को आपस में जोड़ दिया जाए तो जेड प्लेन पर जो जड़त्वागुण है उसके बराबर हो जाएगा। ऐसा कहना है लंबवत अक्षों की प्रमेय का। तो अब देखिए बी वाला जो पूछा जा रहा है वो समझें तो उसी प्रकार समझ में आएगा। तो देखिए समांतर अक्षों के प्रमेय से हमने ए निकाल लिया, अब लंबवत अक्षों की प्रमेय से बी निकालना है। तो कह रहा है m द्रव्यमान एवं r त्रिज्या वाली किसी डिस्क का इसके किसी व्यास के परितः जड़त्वागुण mr²/4 है। यहाँ पर देखिए गोला था और यहाँ पर डिस्क है, डिस्क। तो व्यास के परितः डिस्क का जड़त्वागुण mr²/4 है। अब अगर ये कोई डिस्क होती गोला ना हो करके तो उसका जड़त्वागुण mr²/4 है। डिस्क के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के परितः इस चक्ति का जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए।
तो डिस्क के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के पड़ता है। अगर ये डिस्क है तो इसके लंबवत यहाँ पर कोई किनारा है, तो ये डिस्क है, इस डिस्क के लंबवत ये किनारा है, तो इस कोर से गुजरने वाली अक्ष के पड़ता है हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये AB अक्ष व्यास है डिस्क का, तो इसके परितः जड़त्व गुण mr²/4 है, तो हमको इसके परितः निकालना है। ध्यान दीजिए, लंबवत अक्ष के परितः मतलब ये इस प्रकार अक्ष रहेगी, तो इस किनारे पर क्या होगा, इस व्यास के लंबवत रहना चाहिए। ध्यान दीजिए बहुत गंभीरता से, फिर से पढ़िए। कह रहा है डिस्क के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के पड़ता है, इस शक्ति का जड़त्व गुण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लंबवत अक्षों की प्रमेय लिखी, तो Ix + Iy बराबर Iz। तो यहाँ पर देखिए माना कि ये डिस्क है, तो XY प्लेन में डिस्क है, तो Z एक्सिस पर लंबवत अक्ष के पड़ता है, तो यहाँ पर लंबवत Z एक्सिस में जो होगी किनारा उस पर निकालना है। तो व्यास AB के पड़ता है जड़त्व गुण, AB व्यास के परिचय Ix हो गया, तो पड़ता है जड़त्व गुण Ix बराबर mr²/4 जैसा क्वेश्चन में दिया है। अब ये व्यास CD हो गया, तो इस व्यास ये Y एक्सिस है, तो इसके परितः भी उतना ही होगा क्योंकि तल एक ही है, तो Iy बराबर 1/4 mr²। अब लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुसार केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष EF के पड़ता है जड़त्व गुण। अब ये केंद्र से गुजरने वाली ये EF है, और इस सेंटर से गुजरने वाली ये लंबवत एक्सिस यानी Z अक्ष पे, ये XY प्लेन है, तो यहाँ पर पेन खड़ा कर दिया जाए तब ठीक ध्यान दीजिए, खड़ा कर दिया जाए। XY प्लेन इस कागज के तल पे, Z अक्ष पेन खड़ा कर दिया जाएगा, तब लंबवत अक्ष बनेगी। तो उस पर जड़त्व गुण क्या होगा, तो Iz = Ix + Iy जैसा लंबवत अक्षों के प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से 1/4 mr² + 1/4 mr², तो ये आ गया 1/2 mr²। अब GH अक्ष के पड़ता है जड़त्व गुण GH। अब देखिए GH ये इससे लंबवत है, इस लंबवत पर हमको निकालना है GH पर, GH इससे ये 90 डिग्री कोण पर किनारे पर जो स्पर्श कर रहे हैं उस पर कह रहा है। तो ये Iz ये हो जाएगा हमारा समांतर अक्षों की प्रमेय से IGH बराबर हो जाएगा। अब देखिए समांतर अक्ष कौन सी है, IZ वाली है, क्योंकि उसके लंबवत निकालना है, तो IZ हमारी समांतर पड़ेगी। ये Z अक्ष में अगर ऐसे खड़ा पेन कर दें, देखिए खड़ा है, इस पे बना नहीं सकता, यहाँ पर खड़ा पेन है, यहाँ पर खड़ा पेन है, तो ये दोनों Z एक्सिस में हुई, तो Z एक्सिस आपस में एक दूसरे के समांतर है, तो जो Z एक्सिस में जड़त्व गुण होगा उसके साथ mr² जोड़ेंगे, जैसा हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पढ़ा है कि mr² पैरेलल एक्सिस के साथ जोड़ेंगे। जैसे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो जोड़ा गया था, वैसे ही यहाँ जोड़ेंगे। तो Z वाला हमारा पैरेलल है, Z वाला हमारा पैरेलल है, तो Z वाले के साथ mr² जोड़ दिया। अब Z वाला हाफ mr² है, इसके साथ mr² जुड़ेगा, तो आ जाएगा 3/2 mr²। तो ये आ गया हमारा Z एक्सिस में किसी डिस्क के स्पर्श बिंदु पर जड़त्व गुण या एंगुलर मोमेंटम। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही तक।